7 जनवरी 2025 महाराष्ट्र के पुणे में लोकेटेड WNS ग्लोबल सर्विस नाम की इस BPO कंपनी के पार्किंग लॉट में आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा वहां से गुजर रहे लोगों को मालूम ही नहीं था। और ये सब कुछ तब हुआ जब शाम का समय था और भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा थी, क्योंकि डे शिफ्ट ओवर होने के बाद लोग अपने अपने घर निकले थे और नाइट शिफ्ट करने वाले ऑफिस में जा रहे थे। इस ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में रिकॉर्ड हुई इस फुटेज की इस इमेज को देखकर ऐसा लगेगा कि मानो कोई नुक्कड़ नाटक चल रहा हो और लोगों की भीड़ उसे देखने को जुटी हुई हो। पर सच तो यह है कि यह तस्वीर किसी नाटक की नहीं बल्कि एक जुर्म की चश्मदीद गवाह है। तस्वीर में व्हाइट टी शर्ट पहने दिख रहा यह शख्स कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया है और जमीन पर बैठी ब्लैक टॉप पहने ये लड़की सुविधा कोदारे हैं, जो दर्द में चीख रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि इस शख्स ने हाथ में पकड़े एक धारदार चाकू से उस पर कई बार हमले किए हैं। इस लड़की का खून काफी तेजी से बह रहा है और खुलेआम हमला करने के बाद वो लड़का उसी लड़की के अगल बगल अपने हाथ में हथियार पकड़े टहल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ एक भीड़ भाड़ वाले हिस्से में हुआ है, जहां सब इस जुर्म को होते देख रहे हैं, उसका अपने फोन से वीडियो बना रहे हैं, पर कोई भी हिम्मत कर उस लड़के को रोकने, उस लड़की को बचाने आगे नहीं आ रहा है। और अब कुछ ही देर में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो ना सिर्फ आपको अंदर तक हिला देगी बल्कि आपके जहन में कई बड़े सवाल खड़े करने वाली हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। दरअसल 28 साल के शुभा कोदारे 2018 में अपनी MBA की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद WNS ग्लोबल सर्विस नाम की एक मल्टीनेशनल BPO कंपनी में बतौर सीनियर एसोसिएट की पोस्ट पर पिछले 6 सालों से पुणे के इस कंपनी में काम कर रही थी। सुविधा की फैमिली ओरिजिनली रत्नागिरी के पास चिपलून से थी, लेकिन बाद में वो महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट के कराड में सेटल हो गए थे। सुविधा के फादर की कराड में ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, क्योंकि सुविधा की जॉब पुणे में थी इसलिए वह पुणे के काटराज में रेंट पर रहती थी। सुविधा के साथ ही उसकी कंपनी में 30 साल का कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया भी जॉब करता था, जो कि शिवाजी नगर का रहने वाला था। वह जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर ज्वाइन हुआ था और यहीं से सुविधा और कृष्णा की एक दूसरे से जान पहचान हुई थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। हालांकि कुछ महीने बाद कृष्णा ने कंपनी बीच में छोड़ दी थी, लेकिन 1 साल बाद लगभग 4 महीने पहले ही उसने इसी कंपनी में एज ए सीनियर अकाउंटेंट ज्वाइन किया था। पूरी कंपनी में कृष्णा अगर किसी से सबसे ज्यादा क्लोज था तो वह थी सुविधा, और वह ही उसकी नज़र में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन सुविधा परेशान हालत में कृष्णा के पास पहुंची और बताया कि उसके फादर को हाई ब्लड शुगर की बीमारी है और कंडीशन सीरियस होने के चलते डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने फादर का ऑपरेशन करवा सके। सुविधा ने यही रीजन बताकर कृष्णा से 25,000 रुपये उधार ले लिए, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। अगले कुछ महीने में सुविधा कभी 25,000 तो कभी 50,000 कृष्णा से उधार लेती जाती और हर बार यही कहती कि उसे इन पैसों की जरूरत है अपने फादर के इलाज के लिए। कृष्णा के आंखों पर दोस्ती की पट्टी बंधी हुई थी। बिना कोई सवाल पूछे उसे अपनी सेविंग से पैसा देता था। यह सिलसिला इतना लंबा चला कि उधारी की रकम लगभग 4 लाख तक पहुंच गई। जरा सोचिए, आखिर कितनी बार सुविधा ने पैसे उधार मांगे थे और कृष्णा ने दिए भी थे। कृष्णा को ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर था, जिसके चलते उसकी एक आंख में प्रॉब्लम थी और इसी वजह से उसे हर 2-3 साल में एक बार मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। और यही वजह थी कि जून 2024 में उसकी आई सर्जरी डेट थी। अब चूंकि कृष्णा को पता था कि आने वाले वक्त में सर्जरी के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने सुविधा से कहा कि वह उसके पैसे लौटा दे। अब हुआ वही जो मोस्ट ऑफ द केस में अपने उधार दिए गए पैसे मांगते समय लोगों के साथ होता है, और वही दिलासा और आश्वासन या यूं कहे वादा, वही वादा जो सुविधा ने कृष्णा से किया। उसने कुछ वक्त की मोहलत मांगी और प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही उसके सारे पैसे लौटा देगी। दिन गुजर रहे थे, लेकिन सुविधा को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो अपने उधार को चुकाने में जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं। वैसे तो ऑफिस के समय में सुविधा के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज अलग होते थे, लेकिन कृष्णा जैसे ही अपने पैसे की बात करता, सुविधा कभी अपने पिता की दवा तो कभी अपने पिता की इमरजेंसी कंडीशन का बहाना लगाकर उससे समय मांग लेती थी। कृष्णा के पास और कोई चारा नहीं था।
क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी और सिवाय मोहलत देने का वह कर भी क्या सकता था। लेकिन धीरे-धीरे कृष्णा को सुधा के द्वारा दिए गए रीज़न एक कोरी बहानेबाज़ी लगने लगी और कहीं न कहीं उसे लगने लगा कि सुधा उसकी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। इसलिए इस सच को जानने के लिए कृष्णा सुधा के फ़ादर से मिलने पहुँच गया, जहाँ उसका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं किया था। सुधा के फ़ादर ने कृष्णा को बताया कि उन्हें ना कोई बीमारी है और ना ही उनकी कोई सर्जरी हुई है। कृष्णा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इतने लंबे वक़्त से उसे इमोशनली फूल बनाकर बीमारी के नाम पर सुधा ने उससे पैसे उधार नहीं बल्कि ठगे थे, और यही सोचकर उसका खून खौलने लगा। कृष्णा के मन में इतनी नफ़रत भर चुकी थी कि उसका दिल और दिमाग ठीक से सोच समझ भी नहीं पा रहा था। और यही वजह थी कि जब 7 जनवरी की शाम लगभग 6:30 बजे शिफ्ट शुरू होने वाली थी, सुधा ऑफिस के पार्किंग लॉट में पहुंची कि उसके सामने से कृष्णा मुस्कुराते हुए आता दिखाई दिया। सुधा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम बनने वाली है, क्योंकि कृष्णा की मुस्कान के पीछे इरादे कुछ और ही थे। कृष्णा सोच कर आया था कि ये आखिरी बार है जब वो सुधा से अपने पैसे की बात करेगा, लेकिन सुधा का जवाब सुनकर उसका पारा चढ़ गया। सुधा ने उसे पैसे लौटाने से साफ साफ मना कर दिया। सुधा के मुंह से ऐसी बात सुनकर कृष्णा भड़क जाता है और अपने साथ लेकर आए जो एक तरह का बड़ा सा चाकू होता है, उससे उसके राइट हैंड के एल्बो पर कई वार करता है। हमला होते ही सुधा वहीं जमीन पर गिर जाती हैं। उस वक्त वहां मौजूद भीड़ तमाशा बिन बनी देख रही थी। सुधा जैसे तैसे अपना फोन निकालकर अपने पिता को कॉल कर अपने साथ हुए इस हमले के बारे में बता रही थी कि तभी कृष्णा उसके हाथ से फोन छीनकर कॉल पर उसके पिता से कहता है कि अब वह उसके पैसे वापस करे। इतना कहते हुए उसने हाथ में पकड़े चाकू को जमीन पर फेंक दिया। बस मानो वहां खड़ी भीड़ इसी पल का इंतजार में थी, क्योंकि इसके बाद कृष्णा जैसे ही अपना हथियार नीचे जमीन पर फेंका, जिसके बाद वहां इकट्ठा हुई भीड़ कृष्णा को पकड़कर उसे पीटने लगती हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देती हैं। सिंस वार तेज धारदार चाकू से किए गए थे, इसलिए सुधा के हाथों की कई नसें बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, और यही वजह थी कि जब तक भीड़ ने रिस्पॉन्ड किया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, तब तक ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन काफ़ी खून बह जाने के चलते इलाज के दौरान ही कार्डिया अरेस्ट पड़ जाने से उसकी जान चली गई। फिलहाल सुधा की छोटी बहन साधना कोदारे ने यरवादा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है, जिसके बाद पुलिस सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कृष्णा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने यह भी क्लियर कर दिया कि यह पूरा केस पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है और इसमें रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई एंगल नहीं मिला है। अभी तक यह भी सामने नहीं आया कि सुधा ने उन पैसे के साथ क्या किया। सोशल मीडिया में कई जगह यह भी खबर उड़ी कि सुधा वह पैसे उधार लेकर अय्याशी में उड़ाती थी, और जब कृष्णा ने वापस मांगे तो उसने झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे डाली। हालांकि पुलिस की तरफ से इस एंगल पर कोई इंस्टीमेंट नहीं आया है। इस पॉइंट को फिलहाल ना पुलिस ने वेरीफाई किया है और ना ही कृष्णा ने ऐसे कोई स्टेटमेंट दिया है, लेकिन फिर भी इस केस ने लोगों को दो ओपिनियन में बांट दिया है। कुछ लोग जहां कृष्णा के इस अपराध को जस्टिफाई कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो उसने किया है वह ठीक किया है। कोई उसे 21 तोपों की सलामी दे रहा है तो कोई उसे सल्यूट कर रहा है। वहीं कुछ लोग इस एक्ट को, इस क्राइम को किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं मान रहे हैं। अगर हम केस की बात करें तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्होंने कभी किसी न किसी को उधार दिया होगा और दूसरे जिन्होंने कभी ना कभी किसी से उधार लिया होगा। ना उधार देना गलत है और ना जरूरत पड़ने पर उधार लेना गलत है, लेकिन इन दोनों सिनारियों में जो सबसे अहम है वो है हैसियत और नीयत। हैसियत उधार देने वाले की और नीयत उधार लेने वाले की। अपनी लाइफ में जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखा वह यह था कि किसी को उतने ही पैसे उधार दो जितने देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल सको, और उतने ही पैसे उधार लो जितने तुम सर्टेन टाइम पीरियड में ही चुका सको। लेकिन लोगों से गलतियां इसी जगह पर होती हैं, और आप शायद मेरी इन बातों से रिलेट भी करेंगे, क्योंकि जब हम किसी को उधार देते हैं तो उस वक्त हमारी डिसीजन काफ़ी हद तक इमोशनल होती हैं और हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या सिचुएशन को नज़रअंदाज कर जाते हैं जिससे हम उधार देते हैं, और वह शख्स उधार लेते वक्त तो बिल्कुल अलग बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन के साथ आया होता है, लेकिन जब आप उससे अपने ही पैसे मांगने जाते हैं
तो वहीं शख्स के हाव भाव, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। आपको लगता ही नहीं कि यह वही शख्स है जिसको आपने मुसीबत के समय मदद की थी। हर बार उधार लेने वाला भी गलत नहीं होता, क्योंकि जरूरत के वक्त वो पैसे उधार ले लेता है, लेकिन उसके पास उन पैसे को एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वापस करने का ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होता है और ना कोई बैकअप स्ट्रेटजी होता है, और वह यही चक्कर में फंस जाता है। सो यह काफ़ी सब्जेक्टिव इशू है जो दोनों पार्टीज के डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है। इस केस में कृष्णा ने शुरुआत में जब उधार देना शुरू किया तो उसे भी एक वक्त पर पैसे देने से खुद को रोकना चाहिए था। जब आप इतना बड़ा अमाउंट उधार दे रहे हैं, वह भी तब जब आपको पता है कि आने वाले वक्त में आपको भी सर्जरी है, एक मेडिकल एक्सपेंसेस आने वाला है, लेकिन फिर भी आपने खुद ही पैसे उधार देना शुरू किए और एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 लाख दे डाले। आप उसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट थे, आपको पे स्केल सैलरी सबका आइडिया होगा। सिर्फ कॉमन सेंस से ही पता चल सकता था कि इतने पैसे दे तो दिए हैं, लेकिन सामने वाला वापस कैसे करेगा, या फिर वह वापस ना करने के इरादे से तो नहीं ले रहा है। और फिर जब यह पता चल जाए कि सामने वाला आपको इमोशनली फूल बनाकर आपकी मेहनत की कमाई को लूट रहा है, तो सीधा आपको इस अंजाम तक पहुंचा देना कहाँ तक सही है। 4 लाख माना कि एक बड़ी अमाउंट थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप किसी की जान ले ले। यह करके आपने खुद का भी जिंदगी बर्बाद कर लिया। कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, लाइफ की वैल्यू के आगे वह छोटा ही है। सुविधा ने भी जो किया वह भी कहीं से सही ठहराया नहीं जा सकता था। फिलहाल वह पैसे किस लिए लिए, उसने यह वजह सामने नहीं आने दिया, लेकिन जिस वजह से और जिस इमोशन गेम खेलकर उसने अपने दोस्त कृष्णा से जिस तरह से पैसे लिए हैं, वह भी गलत है, जिसका अनफॉर्चुनेटली अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। इन पैसों के खेल में जहां एक ने अपनी जान गंवाई, वहीं दूसरी ने अपनी आज़ादी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि कागजी शेर बने, पहले तो सिर्फ तमाशा देखते ही रहे और फिर हिम्मत कर दिखाया, तब करना शुरू किया जब उसने चाकू जमीन पर फेंक दिया। खैर, पूरा दोषी उनको भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी से प्यार होता है, और खुद कोई आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं कोई और आकर आगे बढ़कर बचा लेगा, या फिर इतने लोगों में से कोई भी बचाने के लिए नहीं जा रहा था, तो मैं क्यों जाऊं। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कहीं पर हादसा हो जाए और आसपास कई लोग मौजूद हो। यह केस एक फाइनेंशियल कंडीशन की नहीं, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर का भी है। पैसे की लेन देन से अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट यूज हो जाते हैं, जो रिश्ते को खराब कर सकते हैं। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप सोच समझकर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान में रखकर ही फैसला लें, और ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखें, क्योंकि उधार देना कोई रिश्तेदारी या दोस्ती निभाने का प्रूफ नहीं है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।